हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग जेस्ट 2022 का पीवाईक्यू करेंगे। 2022 में देखिए 3 सेक्शन में क्वेश्चन था। एक तो हो गया आपका 1 से 25 पार्ट ए, वो 1 मार्कर था। फिर उसके बाद 26 से 40 वो 3 मार्क्स का था। और वो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल 2 क्वेश्चन था, मतलब सेकंड मतलब डिफिकल्ट था। 1 से 25 वाला लेवल 1 बोल सकते हो। और 26 से जो 40 था वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का था। और फिर 41 से 50 था, वो नेट टाइप का था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आंसर आपको फिल करना पड़ेगा आंसर उसमें आपको फिल करना पड़ेगा। तो ऐसे करके 50 क्वेश्चन था। पैटर्न डिफरेंट था उस समय, ठीक है। 2023 का जो पैटर्न था वो अलग था, इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है। तो करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पार्ट ए करेंगे, पार्ट बी, पार्ट सी, तीन सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर था। तो वीडियो भी उसी 3 सेक्शन में रहेगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर ए सिस्टम ऑफ यूनिट मास द डायनेमिकल वेरिएबल्स फॉलो द रिलेशन x dot square equals to kx naught square plus x naught dot square minus kx square, where x is the position of the system at time t and x naught is its initial position. What is the force acting on the system? आपको जो है दे रखा है, जो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, डायनेमिकल वेरिएबल जिसको बोल रहा है ये, they are giving you x naught square as kx naught square plus x naught dot square माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें अच्छा ये है, तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव लें। ये देखो कांस्टेंट ही हो गया ना एक तरह से, ये तो कांस्टेंट हो गया कि एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट डॉट स्क्वायर सब कांस्टेंट हो गया। एक्स नॉट इज द इनिशियल पोजीशन, एक्स नॉट डॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 2x डॉट dx डॉट बाई डी टी, सो एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा माइनस 2k x डॉट, ठीक है। ये कट जाएगा, x डॉट ये कट जाएगा आपका। सो x डबल डॉट इज माइनस ऑफ kx, ठीक है। अब चूंकि मास 1 है तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज सेम एज 1 इंटू एक्स डबल डॉट। सो 1 गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज योर फोर्स। सो फोर्स इज माइनस ऑफ kx, ये आंसर आ जाएगा आपका। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट ए सम m फ्रॉम द थ्रो ऑफ 2 आइडेंटिकल फेयर डाइस इज pm if the dice has 6 faces labeled 1 2 3 4 5 6। जानते हैं जो, अरे जो लूडो खेलते हो ना, तो वो जो डाइस होता है जिसको ऐसे फेंकते हो तो जितना आता है उतना चलते हो आप, उसको डाइस बोलते हैं। उसको हिंदी में अलग अलग लोग नाम से बोलते हैं, ठीक है। If the dice have 6 faces labeled 1 2 3 4 5 6, which are following statement is correct? डाइस से यू नो डाइस 1 2 3 4 6 फेस होता है, क्यूब टाइप का होता है, कॉर्नर को गोल कर देते हैं, डाइस बन जाता है, ठीक है। तो 2 आइडेंटिकल फेयर डाइस है। फेयर डाइस मतलब 1 2 3 4 5 6 आने का प्रोबेबिलिटी सबका 1/6 है, मतलब बायस्ड नहीं है। मतलब अगर डाइस को रोल करोगे तो मतलब 1 आने का, 2 आने का, 3 आने का, इस सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 है। उसको दैट इज कॉल्ड फेयर डाइस, मतलब कोई इसमें मतलब वो नहीं है, बायस्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, और ये बोल रहा है कि अगर दोनों डाइस आप रोल करोगे तो जो डाइस पे दिख रहा है उसको जोड़ने के बाद अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 डाइस है, या गिवन 2 डाइस, ठीक है। ये डाइस नंबर से A है और डाइस नंबर B है, यहाँ पे नंबर X है, यहाँ पे Y है। तो PM क्या है, PM इज प्रोबेबिलिटी that the sum of the reading which you get on the dice is m,
ठीक है। तब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, मतलब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सम गेटिंग 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 4। और यहाँ पे तो आपको देखना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो पहले निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 क्या होगा। अब x प्लस वाई, x 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, y भी आपका 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो x प्लस वाई 9 हो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, सॉरी x प्लस वाई 9 हो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैन बी, x कैन बी देयर इन 6 ways, x कैन कम इन 6 ways, x कैन टेक 6 वैल्यूज, वन ऑफ द 6 वैल्यूज। y जो है दूसरे डाइस का आउटपुट भी 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम विल बी 6 into 6 36। अब हम लोग को देखना है कि कितने तरीके से 9 हो सकता है। तो 9 कितने तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है कि आपका 3 + 6 हो, 2 आएगा तो हो ही नहीं सकता, 2 अगर आएगा तो 7 होना पड़ेगा, 2 + 7 9, तो 7 तो हो ही नहीं सकता है। तो 3 से ही चालू करें, x कैन बिगिन फ्रॉम 3, तो y आपका 6 हो जाएगा। और क्या तरीका है, x अगर 4 होता है y आपका 5 हो सकता है। तो ऐसे कर लेते हैं ना कि एक प्रोबेबिलिटी 3 6 का है। अब 3 6 कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है, x कैन बी 3 y कैन बी 6 एंड वाइस वर्सा। तो ये 3 और 6 जो है वो 2 तरीके से आ सकता है। मतलब एक तरीका हो गया कि पहले डाइस में 3 हुआ, दूसरे डाइस में 6 हुआ। एक उल्टा भी होता है, पहले डाइस में 6 हुआ, दूसरे डाइस में 3 हुआ। तो 3 6 जो है मतलब कैन बी देयर इन 2 ways, और दोनों का सम 9 होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, 4 5। अब ये भी 2 तरीके होता है, पहले डाइस में 4 अगले डाइस में 5, या वाइस वर्सा, पहले डाइस में 5 दूसरे डाइस में 4। तो ये भी 2 तरीके से होता है। और कोई तरीका तो है नहीं, और कोई तरीका तो है नहीं, इसको मिटा दो, इसको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सम जो है मतलब ये ऑर्डर पेयर नहीं है, एक में 3 हो दूसरे में 6 हो, या पहले में 6 हो दूसरे में 3 हो, तो 2 तरीका हो गया। 4 5 आने का भी 2 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। और तो कोई तरीका है नहीं। तो P9 क्या हो जाएगा, इट विल बी 4/36, ठीक है। अगर P5 देखें तो P5 क्या हो जाएगा, 5 आने के कितने वेज हैं, देखो x 1 हो सकता है, y 4 हो सकता है, या x 4 होगा y 1 हो जाएगा, है ना। तो ये भी 2 तरीके हो सकते हैं। दूसरा होता है 2 और 3, ठीक है। पहला में 2 आया, दूसरा में 3 आया। अब भैया उल्टा भी हो सकता है, तो ये भी 2 तरीका हो गया। और कोई तरीका तो है नहीं, 3 लाएंगे तो 3 2, तो फिर तो यही आ गया, है ना, 4 1 भी यही आ गया। तो ये भी 4 तरीका है। तो यानी P9 इज इक्वल टू P5 आ रहा है। अगर P4 निकालने की कोशिश करें तो 4 निकालने का कितने तरीके हो सकते हैं, एक तो इसमें एक ही तरीका हो सकता है 2 2, या फिर ऐसे कर लो 4 आने का 1 3, ये 2 वेज में हो सकता है। फिर 2 2, ये तो एक ही वेज में होगा ना, दोनों सेम नंबर है, तो x कैन बी 2 y कैन बी 2, वाइस वर्सा भी सेम ही हो जाएगा। तो ये 2 2 लाने का एक ही तरीका हो जाएगा। तो P4 जो हो जाएगा आपका, इट इज़ 3/36, इट इज़ 3/36, ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। P3 का भी देखो, ये आंसर आ गया हमारा, पर फिर भी आपको सारा बता रहे हैं। 3 लाने का क्या तरीका होता है, 1 2, ठीक है, 2 तरीका होता है, 2/36 हो जाएगा। P6 6 कितना तरीका होता है, 1 5, 2 तरीके से हो सकता है, 2 3, 2 तरीके से होता है, और 3 3 एक तरीके से होता है। P6 जो हो जाएगा आपका, P6 6 है ना जी, हाँ P6 का बात करें, 2 6, सॉरी 2 6, हाँ। और तीसरा क्या होता है, नहीं 2 4, 2 4 ऐसे, है ना। तो इसमें 5/36 हो जाएगा, ठीक है। पहला आंसर सही है, पहला आंसर सही है, ठीक है। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट।
ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, द पार्टिकल हैज मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r such that its centripetal acceleration ac is varying with time as this. The power delivered by the particle by the force acting on it is, देखो इसको करो, ac क्या होता है, it is centripetal acceleration which is v square by r. So it is this, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, सो v इज krt, krt। अब देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, दिस वेलोसिटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो सॉरी वेलोसिटी बोल रहे हैं, स्पीड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी तो टाइम के अनुसार उसका डायरेक्शन बदलता ही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है, स्पीड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो उस केस में ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब देखो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है आपका इस डायरेक्शन वेलोसिटी, ठीक है, इस डायरेक्शन वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन हैज गॉट टू कंपोनेंट। एक्सेलरेशन का यहाँ पे एक तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो गया AC, अब चूंकि यहाँ पे स्पीड भी बदल रहा है, सो यू हैव वन मोर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एक तो कंपोनेंट हो गया AC विच इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या हो गया AT। द एक्सेलरेशन हैज गॉट टू कंपोनेंट, वन इज AC एंड अदर इज AT, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसमें है, बिकॉज यहाँ पे देखो स्पीड जो है टाइम का फंक्शन है। अगर यही स्पीड जो है कांस्टेंट होता, स्पीड अगर कांस्टेंट होता मतलब t नहीं होता है, तो स्पीड उस केस में कांस्टेंट होता, r इज कांस्टेंट फॉर द सर्कुलर मोशन, तो उस केस में आपका सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा जी, फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपका पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड इज F डॉट V। अब V आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, V इज AC प्लस AT डॉट V। अब ये जो वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर है, तो आई कैन से AC डॉट V इज गोइंग टू बी जीरो, AC डॉट V इज गोइंग टू बी जीरो। मतलब सेंटीमीटर फोर्स का कोई वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स इज जीरो, मतलब सेंटीमीटर फोर्स सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। इस तरह का फोर्स को गायरोस्कोपिक फोर्स बोलते हैं। सेंटीमीटर फोर्स जो है वो सिर्फ आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है। तो हम कहते हैं वर्क डन बाय दिस फोर्स आर जीरो, वर्क डन बाय द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो। तो AC डॉट V जीरो हो जाएगा एंड AT डॉट V क्या हो जाएगा, AT और V दे आर लाइंग इन सेम डायरेक्शन, so that will be equal to AT into V। और AT क्या है, AT is simply dV by dt, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, which is equal to KR। so this is MKR और वेलोसिटी क्या हो गया KRT। so this will be MK square R square T, MK square R square T। क्लियर है, सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे, ऑलराइट। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन passes a pole with velocity u and back end passes with velocity v. With what velocity does midpoint of the train pass the same pole? एक चीज देखो, यहाँ पे वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में दिस रिलेशन इज फॉलोड, ये सब रिलेशन है ना वो सब फॉलो हो जाता है। कांस्टेंट जो तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो एक लिखते ना v इक्वल टू u प्लस AT, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये सब ओबे होता है। तो ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही सिर्फ ट्रू है, बाकी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये सब ट्रू नहीं है, क्योंकि ये डिराइव ही होता है इसी चीज़ से कि dv बाई dt इज कांस्टेंट एंड a इज कांस्टेंट। तो वहीं से ये सारा चीज फार्मूला
यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या जो भी जितना है सब उसी से डिराइव होता है, एज्यूमिंग ए इज कांस्टेंट। तो यहाँ ए कांस्टेंट दे रखा है। अब देखो क्या है, एक पोल है और ट्रेन जा रहा है। ट्रेन जो है क्या लिखा है, फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन पासेस थ्रू पोल विथ यू एंड बैक एंड पासेस विथ वी। यू हैव ए ट्रेन, जब फ्रंट एंड पास कर रहा है तो जो ट्रेन का वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या है, u है, ठीक। आज जब ट्रेन का मान लो लेंथ l है तुम्हारा, l इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब ट्रेन जब l डिस्टेंस कवर कर लेगा तो इसका बैक एंड पोल के पास आ जाएगा, फिर ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, v हो गया। जब ट्रेन का इंजन पास किया पोल से तो उसमें उसका ट्रेन का स्पीड u है। अब ट्रेन का बैक वाला जो गार्ड वाला बोगी आएगा वो कब आएगा, जब ट्रेन l डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। जो ट्रेन जो है अपना लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेगा तो यहाँ वाला पॉइंट पोल के पास आ जाएगा। मतलब l डिस्टेंस कवर करने पे ट्रेन का स्पीड जो चेंज होकर क्या हो रहा है, v हो जा रहा है। सो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड l इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा आ गया। एक्सेलरेशन इज व्हाट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2l। अब बोला है कि व्हाट विल द वेलोसिटी, what velocity is mid point of this train travel। अब ट्रेन का मिड पॉइंट कब आएगा पोल के पास, जब ट्रेन l/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब ट्रेन आपका l/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब ट्रेन का मिड पॉइंट आएगा। मीन्स अगर मान लो मिड पॉइंट के पास वेलोसिटी निकालना है, सपोज v डैश इज द वेलोसिटी, सो दैट विल बी इक्वल टू 2a और डिस्टेंस कितना है जी, l/2। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2l l/2, ठीक। तो या कट जाएगा, l कट गया। सो व्हाट डू वी गेट, u square plus v square by 2, that is going to be your v dash square। So v dash is going to be simply ये आ जाएगा, a आंसर आ जाएगा, ठीक है। a is going to be the correct answer। क्लियर है ये चीज, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, the system with two energy levels is in thermal equilibrium with heat reservoir, temperature is 600 Kelvin, the energy gap between the levels is 0.1 electron volt, ठीक है। Let P is the probability that the system is in high energy level, then which of the following statement is correct। P जो probability है, that is P is the probability that सिस्टम इज इन हाई एनर्जी लेवल। मान लो दो एनर्जी लेवल है, एक E1 है और दूसरा E2 है। आपको दे रखा है कि जो गैप है, गैप इज व्हाट, E2 माइनस E1, दैट इज गिवन टू यू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2, दैट इज गोइंग टू बी सिंपली 1/z, where z is the partition function. And what is the partition function here? Z is e to the power minus is it not? ये आ जाएगा। So if I multiply on both numerator and denominator by this quantity, this will be minus beta and 1 plus right। And what is this value? ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा E2 माइनस E1। ये कितना हो जाएगा बताओ, बीटा इज 1/kT, T is what, 600 केल्विन। E2 माइनस E1 क्या है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब K का वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हो रहा है 11,600 K। तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा? 1160 K। तो आपको इसको ऐसा करो ना, K के टर्म्स में ही लिख लो। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1160 K। K कट गया तुम्हारा, K कट गया। ये क्या बन जाएगा बताओ? 11.6 यानी क्या आ रहा है जी? 11.6/6। सो दिस कम्स टू बी, निकाल लेते हैं। 6 का 6 और 5 है, 6 नंबर 54 और 6 नंबर 54, 18 1.93। ये गया e⁻⁻1.93 एंड 1 + e⁻⁻1.93। अब ये निकाल लो जरा, ठीक है? इसका वैल्यू निकाल लो। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिंपली 1/e⁻1.93 + 1। यही निकाल लेते हैं, ठीक है? सर्दी हो गया, मौसम बदल रहा है ना, तो इसलिए वीडियो देखो सारा पेपर नहीं हो पाया यार, क्योंकि ना हमको थोड़ा चोट लग गया है, एक्सीडेंट हो गया था, तो इंजरी हो गया था, थोड़ा खड़ा होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बना नहीं पाए। कोई बात नहीं, जितना हो सकता है कर देते हैं। 1/1 + e⁻⁻ 0.126 है। ए वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक? ओके, ठीक है। हीट से अच्छा देखो क्वेश्चन आता है थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फेज से। ये भी देखो थर्मल फेज से क्वेश्चन है। If the mean and standard deviation of energy distribution of equilibrium system varies as temperature T as TV and T alpha। अच्छा, मीन हो गया आपका ये कह रहा है इट इज वेरिंग लाइक दिस, ठीक? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा माइनस, या फार्मूला की जरूरत तो नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिंग लाइक, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। वेरिएंस जो होता है ना, वेरिएंस इज टेकन एज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये थोड़ा फेमस फार्मूला है, इसको निकाला भी जा सकता है। इसको इसके फार्मूले से ना निकाल सकते हो तुम इसको ना, यहाँ से इसका ई स्क्वायर का मीन वैल्यू और ई का मीन वैल्यू लगा के ऐसे निकालोगे ना, तो इसका वैल्यू आता है KT² CV, where CV is not molar specific heat, it is atomic specific heat। मतलब CV कैन बी रिटन एज एक एटम का जो तुम्हारा एनर्जी है ना, मीन एनर्जी, उसका डेरिवेटिव जो टेम्परेचर से लोगे तो वो आ गया CV। एक तो मोलर स्पेसिफिक 3/2 R, ठीक है? तो 3/2 आने FR/2, ठीक है? एक तो मोलर स्पेसिफिक हीट हो गया ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2, ठीक है? एक हो गया एटॉमिक स्पेसिफिक हीट, मोलर नहीं, एक एटम का, तो हो जाएगा F/2 R/NO। ये तो मोलर हो गया, एक मोल से डिवाइड करो तो R/N हो गया K, ठीक है? वो ये है। तो ये बोल रहा है कि ये सिग्मा स्क्वायर है, दैट इज गोइंग टू बी, ये हम लोग का फेमस फार्मूला है, इस पर निकाला जा सकता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से इसका एवरेजिंग कर लोगे, निकल जाएगा। इससे ये निकालते हो ना, जैसे इसका भी निकाल के लोगे तो ये आएगा। याद भी रखो ये चीज़, ठीक है? और ट्राई करने का नहीं हुआ तो हमको बताना, हम करके दिखा देंगे तुमको, ठीक है? अब CV क्या होता है? CV इज, आई टोल्ड यू, दिस इज d/dt ऑफ, ठीक है,
और ये जो है प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर न्यू के, या इसको ऐसे कर लो, से दिस इज m into t to the power nu. So if I write it like this, it will be kt square de by dt क्या हो जाएगा बताओ, m into nu, और दिस इज के टेम्परेचर वाला पार्ट खाली देख लो, के m nu and tu plus 1, and sigma is sigma किस तरह से वेरी कर रहा है, सिग्मा इज वेरिंग लाइक दिस, सिग्मा इज जो स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज सिग्मा इज से समटाइम्स सम क्वांटिटी से p is one constant and t alpha, right? सिग्मा जो है वो t अल्फा से वेरी कर रहा है ना, so this will be what, p square t twice alpha, right? P is some constant. So the power of t on this side and power of t on this side should be equal. So that means 2 alpha should be equal to nu plus 1. 2 alpha will be equal to nu plus 1. है ना? यह चाहिए आंसर आपका. Are you getting a point? Clear है? Is it clear to you? ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टू ए लार्ज सिस्टम डिड नॉट चेंज इट्स टेम्परेचर whereas it changed the number of microstate. टेम्परेचर नहीं बदला लेकिन माइक्रोस्टेट बदल गया है. माइक्रोस्टेट by factor of r, then r is of the order. देखो माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज गिवन बाय दिस फार्मूला. Sorry, you relate entropy with what? Entropy with number of microstate as this. Omega is the number of microstate accessible to the system. ठीक है, and S is the entropy. तो अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सिस्टम में देंगे तो उसका ऑफकोर्स इंट्रोपी तो बदल जाएगा. टेम्परेचर चलो नहीं बदला है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी स्मॉल, सिस्टम इज वेरी लार्ज, सो इट्स काइंड ऑफ रिजर्वायर. सो इफ यू पुट सम एनर्जी और टेक आउट सम एनर्जी, टेम्परेचर डज नॉट चेंज. सो इट्स अ काइंड ऑफ रिजर्वायर, लार्ज सिस्टम है. ठीक है, सिस्टम बहुत लार्ज है तो थोड़ा सा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया या लिया उससे ज़्यादा टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका ऑफकोर्स इंट्रोपी में चेंज है, इंट्रोपी में फर्क आएगा. ठीक है, इंट्रोपी क्या हो जाएगा, इंट्रोपी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द एनर्जी विच यू गिव. ऐसे तो ये फार्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स से. so temperature is constant, so you can say dq is nothing but the energy which you are giving. So energy which you are giving is how much, you are giving 1 electron volt upon temperature, right? So that's your delta S. मतलब that is SF minus SI, entropy change. अब हमें निकालना है माइक्रोस्टेट में कितना चेंज आता है, माइक्रोस्टेट में क्या चेंज आता है. तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, चेंज इन माइक्रोस्टेट इज माइक्रोस्टेट और इंट्रोपी को ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, S upon K. ठीक है, S upon K. So your omega F, the final number of microstate, initial number of microstate will be final entropy upon K upon SI upon K. So that will be what? E to the power है ना, and this is what? This is e to the power SF minus SI. I have already calculated 1 electron volt upon temperature. What is temperature? 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बात करते हैं हम लोग, तो 273 जोड़ोगे उसमें, 273 और 27 क्या हो जाएगा, 300 इंटू के. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे जो दिया है 11600 के. तो के कट जाएगा, अभी पीछे यूज किए थे हम लोग. सो दिस विल बी व्हाट, ई टू द पावर 116/3. 116/3 का मतलब क्या हो गया, 3 3 9, 3 8 24. चलो ऐसे लिख दो,
एंड दैट इज योर आर, राइट, दैट इज योर आर। तो 116/3 निकाल लो, क्या आता है, e टू द पावर 116/3 6.2 इंटू ए हो जाएगा आंसर। आगे तो बहुत वेरिएशन है। 10 के पास 17 ना, 10 के पास 16 ज़्यादा अच्छा आंसर आता है, ठीक है ना, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। ये देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीटेड कॉपर वायर एट 2 टेम्परेचर इज। इस टेम्परेचर रेंज में जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो रेंज दे रखा है ना, इस रेंज में जो स्पेसिफिक हीट है इट इज प्रोपोर्शनल टू टी बेसिकली, राइट। सो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी दिस, बट ये आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना पड़ेगा ना। 200 है तो 200 प्लस 273 मतलब 473, और 100 प्लस 273 373, तो 473/373। आप ये गलती मत करना, सेंटीग्रेड में डिवाइड कर दी, ये काम मत करना, भागा 373, 1.268 मतलब 1.27 लगता है, ठीक है, ये आ जाएगा 1.27 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये सब तो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is kept in uniform electric field E naught directed along z axis. The electric potential for outside point is given by V out is this, where I is the distance center and theta is the polar angle. Charge density on the surface of the sphere is, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, आपको कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब इसको जो है एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग रखे हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो बाहर से फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यूनिफॉर्म फील्ड है, तो क्या होगा, जो कंडक्टर है इट विल द चार्ज विल बी इंड्यूस्ड लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। सो नेट फील्ड बनेगा दैट विल बी सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंड्यूस्ड चार्ज एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी ई नॉट प्लस ई डैश, दैट विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका आप लोग को पता है कि इस टाइप का फेमस है, बट हर पॉइंट पे चूंकि कंडक्टर है तो ऑन द सरफेस द फील्ड विल ऑलवेज बी हिटिंग परपेंडिकुलरली। ये हर जगह फील्ड होगा ना परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कंडक्टर के केस में फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फील्ड, इसका भी रीजन है, वी हैव द रीजन फॉर इट, ठीक है। तो ई एन इज equals to is perpendicular to surface, so the perpendicular to sphere will be in radial direction, perpendicular to the surface will be in radial direction, so it will be something like ER and that is dv by, से ऐसे लिखते हो ना जी तुम, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ डेल वी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, कंडक्टर किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, सो परपेंडिकुलर टू स्फेयर इज व्हाट, रेडियल, परपेंडिकुलर टू स्फेयर इज रेडियल। सो इफ आई टॉक अबाउट ई आर, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी वी बाई डी आर, ई आर माइनस 1 बाई आर डी वी बाई डी थीटा ई थीटा एंड माइनस 1 बाई आर साइन थीटा। ये डेल का फॉर्मूला है, तो ये हमें क्या चाहिए, हमें सरफेस पे ई आर चाहिए, मतलब ई आर इज सेम एज ई एन, ई आर इज सेम एज ई एन,
So that will be, and why we need ER? Tell me, why we need EN? EN is electric field normal to the sphere, which is same as electric field in radial direction, because you know the field is always perpendicular to surface, and perpendicular to sphere is always in radial direction. Sphere का perpendicular radial direction हो गया एक तरह से. और radial direction हम लोग क्यों interested हैं? Because you know EN is always equal to sigma by epsilon naught. ठीक है? So sigma is nothing but epsilon naught EN, right? This is simply epsilon naught dV by dr. Let's calculate this. V is given to you. V आपको दे रखा है. V आपको दे रखा है. तो एक बार निकाल लो इसको. क्या आएगा? माइनस एप्सिलॉन नॉट, इसका डेरिवेटिव लो जी. R के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? V आउट दे रखा है. V is minus E naught R cos theta minus RQ by R square. So if I take this dV by dr, this will be minus E naught cos theta, ठीक है, and minus 2E naught R cube upon R cube cos theta. और ये हमें सरफेस पे निकालना है, ठीक है. तो R इक्वल टू कैपिटल R पुट कर देंगे. सो इस विल बी माइनस E naught cos theta एंड दिस R इक्वल टू कैपिटल R पुट कर, तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2E naught cos theta, और दिस विल बी माइनस 3E naught cos theta. और इसको यहां पुट कर दो वैल्यू. दैट इज योर सिग्मा माइनस 8. सो इट इज 3 एप्सिलॉन नॉट E naught cos. फेमस है, ध्यान दीजिए. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में पढ़ते भी हैं इसको, जब में भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये सब पढ़ा जाता है. ये इनफैक्ट ये डिराइव भी किया जाता है. कहाँ से आया है? मतलब कंडक्टिंग स्फीयर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में मतलब जो लैप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन का होता है चैप्टर, उसमें दोनों ही चीज़ें पढ़ाया जाता है, ठीक है. ये आंसर आ जाएगा. क्लियर है? ये देखो क्वेश्चन. A point charge Q is kept d distance above the infinite conducting plane. What is the energy stored in configuration? What is energy stored in the configuration? एक आपको दे रखा है पॉइंट चार्ज ऐसे ना. Q है d डिस्टेंस पे. तो यहाँ पे इमेज चार्ज आ जाएगा. इसको हम लोग कंडक्टिंग प्लेन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय द इमेज चार्ज. We can replace by image charge and the value of image charge is minus Q. और ये कंडक्टर के जितना डिस्टेंस ये आगे Q है उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज चार्ज हो जाएगा. ये इमेज मेथड में पढ़िए आप लोग थोड़ा सा. इमेज चार्ज हो गया है, ठीक. सो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल बी, देखो पॉइंट चार्ज का अपना जो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो जीरो है, क्योंकि पॉइंट चार्ज अपने आप में कोई कन्फिग्रेशन को डिनोट नहीं करता है. सो यूजुअली तो ऐसे होता है ना, व्हेन यू हैव टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यू इज इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये पढ़ाते हैं हम लोग, है ना. तो U1 U2 विल बी जीरो बिकॉज दे आर द पॉइंट चार्ज. है पॉइंट चार्ज अपने आप कोई कन्फिग्रेशन को डिनोट नहीं करते, कोई डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट नहीं करता है, ठीक है. सो सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज इज जीरो
and U12 is what? It is Q1, Q2. So it is it is basically, if you have 2 point charge, the mutual electrostatic energy is given by this. So if I take Q1 as Q and Q2 as minus of Q, then this will be simply what? R12 is 2D. So you see mutual electrostatic energy of the whole charge distribution, right? But then, and where it resides, where this energy resides, it resides in all space. It resides in all space, right? Means it will reside on the right hand side and left hand side. But the question asks you, what is the energy stored in the configuration? So your configuration is not all space, your configuration is basically this area. So energy is stored on this in this region. This is the total electrostatic energy which resides in all space. ये हम डिस्कस करते हैं जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिस्कस करते हैं, जब फार्मूला निकालते हैं ना, क्या अरे U इक्वल्स टू, ये जो निकालते हैं हम लोग फार्मूला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या जब डाइलेक्ट्रिक होता है तो बी राइट इट लाइक दिस टी डॉट ई, राइट. तो ये इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है कि वेयर द एनर्जी रिसाइड्स. So energy resides in all space, but you have to find electrostatic energy half of it. So it will be into 1 by 2, right? So your answer will be minus q square 4 pi epsilon naught 1 upon 4d. This will be your answer. ये आपका आंसर होगा, ठीक है? Because ये तो हम लोग एक जुगाड़ किए ना, image method, we are replacing plane with this charge, but actual configuration is this only. Right, you don't have anything on that side. So this is your this is the region. अगर इसको हटा दोगे तो all space becomes twice of this given region, ठीक है? So you have to make half of it. Okay, good. ये question देखो, ये question. 2 point charges 2q and q are placed inside two spherical cavity of equal radii r by 4. अच्छा, r/4 रेडियस का ये है, ठीक है. इन ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r as shown in figure, the cavities are placed along diagonal at a distance r/2 from the center of the solid sphere. The electrostatic potential at point 3r/2 distance from the center is. देखो भाई, ये 2q है, यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा -2q आ जाएगा तुम्हारा, ठीक. ये Q है, यहाँ इंड्यूस होके -Q आ जाएगा. और चूंकि एज ए होल जो कंडक्टिंग स्फीयर न्यूट्रल है, तो ये -2Q और -Q ये सब आपका प्लस होके (3Q) सरफेस पे आ जाएगा. अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालोगे तो देखो, एक हॉलो स्फीयर स्फेरिकल शेल पे अगर कोई Q चार्ज दिया रहता है, then potential outside at a distance r, if it is Q charge, is going to be Q upon 4 pi epsilon r, where r is the distance of point from the center of the sphere if you are looking for potential outside the sphere. And if you are finding potential inside, it is same as what you have on the surface. So it is Q upon 4 pi epsilon naught capital R. This is potential inside. Potential outside में you take the distance of the point from the center. But if you are finding potential inside, it is same as what you have on the surface, right? तो अगर यहाँ पे P पे potential निकालेंगे तो potential at point P will be because of what? It will be because of this 2Q. It will be because of this conducting shell like -2Q charge. ये Q की वजह से होगा, फिर ये -Q की वजह से होगा, फिर ये 3Q की वजह से होगा. अब potential to 2Q is going to be 2Q upon 4 pi epsilon naught this distance. ये जो -2Q का स्फेरिकल शेल है ना, उसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा? -2Q upon 4 pi epsilon naught this distance. So they will cancel out. 2Q की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा 2Q upon 4 pi epsilon naught this distance.
आइसोसेल जो है जिसमें -2q चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -2q/4πε0 दिस डिस्टेंस. So 2q/4πε0 this distance plus -2q/4πε0 this distance, they will cancel out. So the potential because it's 2q and -2q will add up to 0 by here. Same is true for this case. So your potential will be simply because of this only. इसकी वजह से यही होगा -q/4πε0 this distance and q की वजह से होगा q/4πε0 this distance. तो इनकी वजह से और इनकी वजह से पोटेंशियल तो हो जाएगा 0 जोड़ के, इंडिविजुअली नहीं जोड़ के. अब जो पोटेंशियल 3q की वजह से होगा वो अनकैंसल रहेगा. तो ये आपका पोटेंशियल 3q की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल सिंपली 3q/4πε0 और डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे हमेशा. ये आ जाएगा 3r/2. So 3 will cancel out. So we will have 2q/4πε0r. So A will be the correct answer. A आपका सही आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर. ये देखो 12वां क्वेश्चन है. If theta and phi are respectively polar and azimuthal angle on the unit sphere, what is cos square theta mean value of cos square theta and mean value of sin square theta. रीजन क्या दे रखा है तुमको, यूनिट स्फेयर. सो आपको यूनिट स्फेयर में एवरेजिंग करना है. Is cos square theta d tau, it has to be V is what? V is the volume enclosed by the unit sphere upon d tau. V is the volume enclosed by the unit sphere. Unit sphere के ऊपर evaluate करना. So what is this? This is equal to volume of the unit sphere, that is 4/3 pi 1q, 4/3 pi. So what we have to evaluate here is simply this one only. और उसको 4/3 pi से divide कर देंगे. So this will be simply cos square theta and d tau is r square sin theta dr d theta d phi. R is going from 0 to 1, theta is going from 0 to pi and phi is going to from 0 to 2 pi. ठीक है. So r का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, r3/3 0 to 1. फाई का इंटीग्रल 2 पाई हो जाएगा. फाई का लिमिट 0 to 2 पाई कर लेंगे. और ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा 0 to पाई. ये निकाल लो. cos थीटा sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा इज व्हाट, माइनस d ऑफ cos थीटा. ये हो गया 2π/3 एंड माइनस साइन लिख दो यहाँ पे. तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड d ऑफ cos थीटा. इज इट नॉट? sin थीटा d थीटा इज माइनस d ऑफ cos थीटा. माइनस साइन बाहर लिख दिया. तो इंटीग्रल विल बी व्हाट, छींक आ रहा था, आते आते रुक गया. सो दिस इज, कोई इंजुरी हो गया है ना, छींकने से भी हमको दर्द हो जाता है. cos theta, cos pi is -1 and cos 0 is 1. So this will be 4π/9. Yes. So this is going to be what? 4π/9 upon 1/3. 1/3 तो CBC में है. उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा भी कैलकुलेट कर लेना.
है ना, उसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से साइन स्क्वायर थीटा का भी निकल जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है आपको? और जरूरत नहीं है क्योंकि 1/3 और किसी में है नहीं, है ना। ओके, मैं एक ही कोई निकाल लेगा, साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लेते तब भी काम बन जाता है हम लोग का, है ना। ओके गुड। ये देखो ऐसा क्वेश्चन था, फंक्शन f(x) f(3x) क्या होगा? देखो 3x विल बी व्हाट, इसको तुम देखो एक्चुअली जो वैल्यू, ये एक फंक्शन आपको f(x) दिया हुआ है, बात समझो। यानी f(x) जो वैल्यू x पे x पे जो f(x) का वैल्यू होगा, f(3x) का वही वैल्यू x/3 पे हो जाएगा। मतलब f(x) का वैल्यू मान लो x = 2 पे से y है, तो वो y वैल्यू f(3x) का x/3 पे ही आ जाएगा। बात समझो, जो आपका फंक्शन, जो फंक्शन का वैल्यू x पे है, इस केस से वो फंक्शन का वैल्यू x/3 पे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये जो है ना, ये 1/3 श्रिंक कर जाएगा। और यही अगर मान लो ऐसे होता है तो ये मैग्नीफाई हो जाता है 2 टाइम्स, 3 होता है तो ये 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है, ठीक है। बट यहां पे क्या लिखा है f(3x), तो फंक्शन वही चीज जो है वो 1/3 x पे जो वैल्यू है वो x/3 पे ही अचीव कर लिया। अगर ये एक पूरा साइकिल a तक है तो ये पूरा जो चीज है ना वो a/3 पे ही हो जाएगा आपका। अगर टाइम पीरियड भी मान लो जैसे cos x sin x cos x लेते हैं तो टाइम पीरियड 2π होता है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है 2π में। अब यही sin 2x लोगे तो 2π/2 हो जाएगा, या sin 10x है तो उसका जो एक टाइम पीरियड होगा वो 2π/10 हो जाएगा। जैसा sin x है, इसका टाइम पीरियड 2π, मतलब 2π में आपका ऐसे हो जाता है। अब यही अगर sin ax है तो इसका टाइम पीरियड 2π/a हो जाएगा। मतलब ये काम जो है ना, अगर a मान लो तुम्हारा से 2 है या 4 है 5 है तो ये इतना श्रिंक कर जाएगा, उतना ही। जैसे अगर a का वैल्यू मान लो कि 5 है तो ये मान लो 2π है, तो यही काम ये जो है, मतलब ये y वाला ऐसे नहीं चेंज होगा, ऐसे हो जाएगा, ये 2π/5 हो जाएगा। मतलब यही फंक्शन श्रिंक कर गया 5 टाइम्स। तो अगर f(x) का ये ग्राफ है तो f(3x) का ग्राफ 1/3 श्रिंक कर जाएगा। ये सब अचीव करेगा y का वैल्यू, लेकिन ये एक a तक जाना की जरूरत नहीं है। यही काम वो जो है y का जो वैल्यू है ये a/3 तक में ही अचीव कर लेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये नहीं बदलेगा, y का वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे ये बदल दिया है ना, ये नहीं बदलेगा, मतलब श्रिंकेज होगा। मतलब इसका ऊपर y का रेंज नहीं बदलेगा। y का रेंज क्यों बदलेगा? ठीक है, y का रेंज ये बस सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा x के डायरेक्शन में, तो आपका 1 तक ही रहेगा रेंज। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं, ये सब बस x के डायरेक्शन श्रिंक कर जाएगा। मतलब जो रेंज वही रहेगा, मतलब वो सारा y का वैल्यू अचीव करेगा, लेकिन वो कम रेंज में ही वो अचीव कर लेगा। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ए। ये क्या बोल रहा है? कंसिडर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिड्यूज फॉर। देखिए ये रैशनल फंक्शन है। दिस रैशनल फंक्शंस ये दे डोंट हैव, रैशनल फंक्शंस के केस में जो सम ऑफ रेसिड्यूज होगा दैट विल ऑलवेज ऐड टू 0 रैशनल फंक्शंस में। और प्लस इसमें जो है, हाँ, रैशनल फंक्शंस में जो रेसिड्यूज हो गए ना, सम ऑफ रेसिड्यूज विल ऑलवेज ऐड टू 0। इसको करने का जरूरत नहीं है। सम ऑफ रेसिड्यूज विल ऑलवेज ऐड टू 0 फॉर रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस डोंट हैव पोल एट infinity, right?
दे डोंट हैव पोल्स एट इन्फिनिटी। तो रैशनल फंक्शंस में सम ऑफ रेसिड्यू विल ऐड टू 0, निकालने का नीड नहीं है, इसको पढ़ लेना थोड़ा। ये वो क्या बोला है, ये आई थिंक 15वां क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स कंटूर इंटीग्रेशन कर लो यार, पोल्स एंड जीरोस क्वेश्चन आता है इस पर हमेशा, तो आई एडवाइज यू कि आप कर लीजिए, अगर नहीं किया तो सिंपल ही होता है। सिंपल क्या मतलब, जो आपको पढ़ना है वो सिंपल है, मैथमेटिक्स वालों को तो बहुत कुछ पढ़ना है उसमें। कंसिडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई, वेयर डू ऑल द जीरोस ऑफ कॉस जेड लाई। कॉस जेड का जीरोस क्या होगा, so they are all reals। cos z का जो ये जीरोस हो गया ना, and is integer, so they are all reals, zeros are all real, so they will lie on x-axis, and x-axis is what, y equal to 0 line, they will all lie on x-axis, x-axis y equal to 0 line, ठीक है, क्लियर है। ये नॉर्मल मोड्स का क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ L are connected by a spring at a height L/2 as shown in figure. Assume the spring constant is mg by L and m is mass and g is acceleration to gravity. What is the ratio of highest to lowest eigenfrequencies? So eigenfrequencies are given by this equation, where V is Q1 and Q2 are the two generalized coordinates, so it is they're equal, and T is Q1 dot, Q2 dot, sorry, and d square T, sorry, T लिखो, T is kinetic energy, and राइट। तो इसमें देखो थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं लोग, लेट्स ट्राई टू टेक अप्रोप्रिएट जनरलाइज कोऑर्डिनेट, अप्रोप्रिएट जनरलाइज कोऑर्डिनेट चूज किया जाए जिसमें हम लोग इसके डायनेमिक्स को डिस्क्राइब कर पाए। सपोज वी टेक दिस, और लेट्स टेक इट एज दिस, दोनों को मान लो, इफ वन इज से displaced by say an angle of theta 1 and other is displaced by an angle of say theta 2, this, okay, this is your L/2, right? Right. So if I take this as reference, so let's evaluate the Lagrangian first. Lagrangian evaluate करेंगे, तो what will the potential energy? If I take this as reference for measuring height, the potential energy will be what? This is L, so potential energy will be mgl cos theta 1 माइनस साइन mgl का, अगर ये रेफरेंस लेते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू 0 का, तो जाएगा mgl cos theta 1 माइनस mgl cos theta 2. Theta 1 theta 2 are the angular displacement of this two pendulums,
and we are taking theta 1 and theta 2 as generalized coordinates. We are taking theta 1 theta 2 as generalized coordinates. ठीक है. और एक और आपका पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा होगा, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. तो इसमें एक्सटेंशन कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज L by 2 theta 1 and this distance will be L by 2 theta 2. So the extension in the spring will be equal to L by 2 theta 1 minus, I can say this is L by 2 theta 1 minus theta 2. Is it not? ये तो चलो लिख लिए होंगे आप या देख लिए होंगे, तो नोट कर लेना. ठीक है. So your V is gravitational P mgl cos theta 1 and दूसरे का हो जाएगा mgl cos theta 2, and you have the spring potential energy, which is simply 1 by 2 kx square, that is L square by 4 this. ठीक है. All right. Your T is what? The kinetic energy of these bobs. ये क्या होगा, L theta 1 and this display say L theta 2. So the velocity will be what? L theta 1 dot. It's a kind of circular motion. They are undergoing kind of circular motion, part of circular motion. And this velocity will be L theta 2 dot. Dot. The software problem है, dot नहीं लेता है. So this will be 1 by 2 m L square theta 1 dot square and 1 by 2 this. Okay, good. And thetas are very small. Thetas are very small. So I can take approximation cos theta as 1 minus theta square by 2 factorial. 2 factorial is 2 only. So I can write V as minus mgl 1 minus theta 1 square by 2 and mgl 1 minus theta 2 square by 2 and kl square by 8 this. And k is what? K they have given you mg by l. So ये क्या आ जाएगा, minus 2 mgl, ये तो कांस्टेंट हो गया, and you have mgl theta 1 square by 2 theta 2 square by 2 and here k is mg by l theta 1 square, right. So this will cancel out. So what we have here is एक L भी कट गया ना. अगर यहाँ 8 कर दें तो अंदर 4 थीटा स्क्वायर 4 थीटा 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 थीटा 1 स्क्वायर नहीं, that's going to be your V. Yeah. आइए कांस्टेंट वैल्यू minus 2 mgl. ठीक है, ठीक है. So we got V. V is some constant 2 mgl minus 2 mgl
इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए रेफरेंस से सिर्फ यही चेंज होगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये सब खत्म ही हो जाएगा। सो यू हैव mgl/8 माइनस ये आ गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या क्या आ जाएगा, 1/2 ml²। अब वो मैट्रिक्स सब इवेल्युएट कर लो, आ जाएगा आंसर आपका। बाकी इसको छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो हम मतलब आप तो जल्दी नहीं करोगे ना जी, हम तो समझा रहे हैं इसलिए एक एक चीज बता रहे हैं। सो टी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, या वी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, वी इज d² v/d θ1², तो ये हो जाएगा 5 mgl/4, ये 10 हो जाएगा ना, 10/8 5/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 mgl/4, ठीक है, और चल रहा है ना। और ये क्या हो जाएगा, -mgl/4, -mgl/4, ठीक। और टी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, दिस विल बी ml² 0 0। So v minus omega² t will give you 5/4 mgl minus omega² ml² minus mgl/4 minus mgl/4 and 5/4, yes, equal to 0। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा तुम्हारा, 5/4 mgl माइनस का होल स्क्वायर माइनस mgl/4 का होल स्क्वायर। अब a² माइनस b² इज a + b a - b, तो a + b करोगे तो क्या आएगा, a + b करोगे तो 5 और 5/4 1/4 6/4 हो जाएगा। सो इट विल बी 3/2, 6/4 मतलब 3/2 mgl माइनस, और घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 4/4 मतलब mgl सो योर ओमेगा विल बी व्हाट, एक तो ओमेगा आ गया तुम्हारा g/l, और दूसरा ओमेगा क्या आ जाएगा, 3/2 g/l। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी है, सो द हाईएस्ट बाय लोवेस्ट इज गोइंग टू बी √3/2, ये आंसर है, ठीक है। ये तरीका है कि याद रखना, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, द वेव फंक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन hydrogen atom of in a particular state is given by this, ground state है ये, which are following figure qualitatively depict the probability of electron to be within r distance from the nucleus। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ग्राफ दे रखा है वेव फंक्शन का। पी आर क्या होता है, देखिए
PR is what? PR is basically integral psi star psi ऐसे it is basically, yeah, PR is probability लिखा है ना, probability density. Let P dash R is the probability density, probability point volume. So the probability of finding particle or the electron between R to R plus di is given by P dash R dr. This is nothing but 4 pi R square. इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, राइट। अब साई स्टार साई करोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई ए क्यूब 1 बाई पाई ए नॉट क्यूब टू द पावर 3/2, तो स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा और ये क्या रहेगा। अब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे ना, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये इस पे ध्यान दो, राइट। सो इफ यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to infinity यू विल गेट 1, नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन है ये, ठीक है। सो यू सी व्हाट यू सी हियर, अगर इसको प्लॉट करोगे, सिर्फ पी डैश आर को प्लॉट करोगे तो पी डैश आर विल गो लाइक दिस, and area under this curve is 1. You find this area because particle has to be somewhere. But electron, ये थोड़ा सा ग्राफ और बढ़िया ड्रा कर सकते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। बात समझिए, इसको कुछ हम तो इतना समझाने के लिए लिख रहे हैं, बट आंसर तो हमको देखते ही पता चल गया था इसका। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर अगर प्लॉट करें हम लोग, मतलब ये आपका पी डैश आर हो गया, वर्सेस आर प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और ये जो एरिया है, देखिए जो आपको पी आर लिखा है ना, पी आर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल फ्रॉम 0 to R, अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इफ यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to infinity यू विल गेट दिस एरिया एंड दिस इज 1। अब देखो पी आर क्या है ग्राफिकली, पी आर क्या बता रहा है आपको, पी आर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन डिस्टेंस R। सो पी आर इज व्हाट, पी आर अगर दूसरा कलर ले लें हम, so your PR is going to be, suppose this is your R, right? So PR is going to be this area. So when R is less, this area will be less. अगर R ये लेते हो तो PR is going to be this area. If you increase R, it's going to be again full area. So you see, if I keep on increasing R, then area till R keeps on increasing. It will go till 1. Initially, if R tends to 0, this area is going to be 0. So you see, area increases very fast in the beginning. Area जो है, अगर if this is R, then this area increases fast in the beginning, ठीक है। यहाँ तो बहुत फास्ट इंक्रीज है, उसका एरिया का इंक्रीज स्लो होता जा रहा है। और R अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो बहुत, ये अब ये एरिया हो गया पी आर, ठीक है। अब R थोड़ा बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा एरिया ऐड अप नहीं होगा, शुरू में एरिया ज़्यादा ऐड हो रहा है क्योंकि ग्राफ फास्ट इंक्रीज हो रहा है, तो शुरू में पी आर जो है फास्ट इंक्रीज होगा। ये थोड़ा फास्ट है, एक्चुअली हमने फोटो को थोड़ा खींच दिया, मेरा यही तक आ रहा था तो हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली खींच दिए हैं, इसलिए थोड़ा गंदा हो गया ग्राफ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे है, तो एक्चुअली ऐसे है। सो ये फास्ट इंक्रीज, बाद में सैचुरेट कर जा रहा है, क्यों? क्योंकि वेरी लेस एरिया इज गेटिंग एडेड अप, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। व्हेन R टेंड्स टू 0 योर एरिया विल गो टू 0, राइट। हाँ, ये घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। As you keep on adding up area, the probability will keep on increasing, right? हाँ, यहाँ ये सब डिक्रीज होने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। एरिया विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट विल फुल एरिया विल बी 1, नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन।
ओके, नॉर्मलाइज नहीं भी रहेगा तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। उस केस में जो प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी आता है, प्रोबेबिलिटी पी आर विल बी अपॉन साई स्टार साई इंटीग्रल डी टॉप, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, नॉर्मलाइज नहीं रहेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। A thin film surrounded by air has an index of refraction 1.4. The region of film appears bright blue when white light is incident perpendicular on surface. अच्छा, thin film जो है ना air से surrounded है, मतलब you have film like this and it is all surrounded by air. Air on this side, air on this side, and this is your film. So when light is falling incident on it perpendicularly, so a part of light will get reflected from here, and the next part of light will get reflected from here. Okay. So you see one, this is your 2, and say this is your mu. Mu is the refractive index. तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? इफ टी इज द थिकनेस, तो ये जो 1 है वो तो ऊपर से रिफ्लेक्ट हो गया, 2 जो है टी इतना कवर किया, टी वापस कवर किया, 2t कवर किया, म्यू इज द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सो एडिशनल पार्ट विच 2 is covering is 2 mu t. But 1 will suffer a phase change of pi. Why? Because 1 is getting reflected from rarer to denser interface. ये आपका 1.4 है, ये 1 होता है एयर, तो जो रेयर टू डेंसर इंटरफेस रिफ्लेक्ट होता है, दैट अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ पाई. 2 विल नॉट सफर अ फेज चेंज ऑफ पाई, 2 विल ट्रेवल एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 2 mu t, वेयर 1 विल सफर अ फेज चेंज ऑफ पाई. 1 जो है पाई का फेज चेंज सफर करेगा, एंड सफरिंग ए फेज चेंज ऑफ पाई इज जस्ट लाइक ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2. सो आई कैन से 2 हैज ट्रेवल्ड, यहाँ तक तो साथ है दोनों, फिर यहाँ से 2 mu t डिस्टेंस कवर किया 2, और 1 में फेज चेंज ऑफ पाई है, तो एक तरह से उसको बोलते हैं ये भी लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस कवर किया. सो दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट डिफरेंस. एंड सिंस यू हैव अ मैक्सिमा फॉर ब्लू, दैट विल बी इक्वल टू n lambda, where n is some positive number, right? So this is 2 mu t equals to n plus half lambda. And I want the minimum thickness, so I'll put n equal to 0. I can't put n equal to -1, because in that case thickness will be negative, which is not. So T min is lambda upon 4 mu. So lambda is 400 and mu is 1.4. So 100 बटा 1.4, 100 बटा 71.42, ये आंसर है. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. ये देखो क्वेश्चन हो गया. The trajectory of a particle which undergoes simple harmonic motion on a plane as shown in figure. The ratio of frequency for the motion along x-axis and y-axis. फार्मूला याद रखो इसका. The frequency of x oscillation upon frequency of y oscillation is equal to number of times, let's say this figure, cut y-axis upon number of times, let's say this figure, cut x-axis, that is omega x
1 omega y is ny upon nx. तो जरा आप ड्रा करो, कितनी बार कट कर रहा है y एक्सिस को? 1 2, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, 3 4 5 6. So ny is 6. x एक्सिस को अब ऐसे ड्रा कर लो, एक्स एक्सिस वाई से कहना मतलब ये है, एक्स एक्सिस ऐसे ये है आपका, लेकिन ऐसे ड्रा कर लो. फिर देखो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ओमेगा में एक्स बाय ओमेगा वाई इज 3/5. कॉर्डिनेट सिस्टम तो हम लोग चूज कर सकते हैं ना, coordinate system we can choose. We can shift the coordinate system, right? Okay. ये देखिए क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है. The base current in the first transistor of the following circuit has two incident silicon with NPN transistor. Beta is 100 is close to. आपको ये बीटा निकालना है यहाँ पर, ये निकालना IB. So here this will be IC1, this is first transistor, so that will be beta times IB, so that will be, इसको भी IB1 कर लो, so that is and this will turn as base current for transistor 2. So again this IC will be what? Beta times IC2 will be beta times IB2, and IB2 is beta times IB1, so it is beta square times IB1, is it not? And if I talk about voltage, this is 5 and VBE is 0.7 across base emitter, the drop is 0.7, so if it is 5, here it will be 4.3, right? And again a drop of 0.7, so here will be 4.3 minus 0.7, that is 3.6 volt. And this IC2 will be simply 3.6 minus 0 upon resistance. So 3.6 upon 0.1, so it is 36 milliampere. And that is equal to beta square IB1, and we have to find IB1, and beta is what, 100, so IB1 will be 36 milliampere upon, sorry, so it is 36 into 10 to the power minus 4 milliampere, or I can say this is 3.6 microampere. A will be the correct answer. क्लियर है? सिंपल सर्किट दे रखा है, थोड़ा सा 2 ट्रांजिस्टर कर दिया है और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, ठीक है. ये देखो क्या बोल रहा है, था जल्दी ही हो रहा है, पेपर इजी था नहीं, तेईस वाला थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था, ये इजी है. An ideal diatomic gas at pressure P is adiabatically compressed so that its volume becomes 1 by n times initial value. Final pressure. अब ऐसा बहुत easy question है. They are extremely easy, not of just standard, not of even jam standard. ठीक है. आगे उसका difficult है, ये 1 marker है. Of course I forgot to see ये 1 marker है. 1 marker के लिए भी easy है ऐसे. क्या लिखा है? Volume जो है 1 by n of the initial volume हो गया. ठीक. फाइनल प्रेशर क्या होगा? सपोज ये है PI VI gamma and PF VF gamma, because you have what? You have adiabatic process. So gamma is what? Cp upon Cv, and diatomic gas Cv is Fr by 2. So F is for diatomic gas, F is 5, degree of freedom is 5. And Cp is Cv plus R,
So 5r by 2 plus r, so it is 7r by 2. अब यह 7.7 by 5, that is 1.4. तो लिख रखा है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/n टाइम्स है. So you have what? You have PF equals to n gamma pi or n upon 7 by 5 pi, and pi is p. So this is your correct answer. Nothing over here. कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है, क्लियर है? मतलब वैसे क्वेश्चन पहुंच गया. अगर मैं पेज नंबरिंग इसमें सही है. ये क्वेश्चन देखो. A beam of high energy neutron is scattered from a metal lattice where the spacing between nuclei is 0.4 nanometer. In order to see quantum diffraction effect, the kinetic energy of neutron must be of the order. देखो, if you want to have the wave phenomena like interference and diffraction effect significant, अगर interference और diffraction आप चाहते हैं significant हो, उसके लिए जरूरी है कि जो स्लिट का साइज है ना और जो रेडिएशन का वेवलेंथ है वो सेम रेंज का होना चाहिए. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई का स्पेसिंग है वही एक तरह से स्लिट मान लो तुम. तो स्लिट का साइज 0.4 है, तो आपका जो न्यूट्रॉन का वेवलेंथ होना चाहिए वो भी इसी रेंज का होना चाहिए. मतलब वेवलेंथ को हम लोग 0.4 नैनोमीटर के आसपास, क्योंकि ऑर्डर पूछ रहा है. द वेवलेंथ शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज स्लिट साइज. स्लिट साइज यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियाई है. न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस को स्लिट, गैप बिटवीन न्यूक्लियाई को स्लिट मान सकते हो. तभी आपका इफेक्टिव होगा. वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप लिखते हो ना ई साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, और या 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा इंटरफेरेंस में, तो आपका जैसे थीटा क्या हो गया? थीटा बिकम्स एन लैम्डा बाई डी. अब मान लो d का वैल्यू बहुत हाई लेंगे आप, d का वैल्यू लैम्डा से बहुत हाई होगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में थीटा विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल, सो यू वोंट हैव all the diffraction of fringe will try to collapse at the origin. So interference phenomena won't be significant. If d is very high compared to lambda, in that case जो fringes होगा, जो theta angular position of fringes होगा, वो extremely small होगा. All the fringes will be lying practically at theta equal to 0. So you can say the interference fringe will collapse, or you can say interference phenomena is not significant. So if you want this to be significant, your d must be in the same order of lambda. D must be of the same order of lambda. So I can take lambda in the range of the spacing between nuclei, which is 0.4 nanometer. Okay. So if lambda is this, and this is de Broglie wavelength of the neutrons, so this is h upon p, or you can say p is h upon lambda. So I can say k is p square by 2m. So it is p square is h by lambda, so it is h square by 2m lambda square. इसको निकालो, देखो किस ऑर्डर में है, ऑर्डर ही निकालना है तुमको. क्या तो h क्या हो गया? 6.62 का होल स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 68. मास इज 1.67 का होल स्क्वायर एंड 10 टू पावर माइनस 27 दूनी 54. लैम्डा 0.4 नैनोमीटर, 0.16 नैनोमीटर है, तो 10 टू पावर माइनस 18 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये. अच्छा, इसको करना क्या है हम लोग को? ईवी में करना है. तो ईवी में करना है तो इसको फिर इतना से, और इसको सॉरी 1.6 ना, इतना से डिवाइड कर दोगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा. एम स्क्वायर नहीं है, सॉरी, एम वाला स्क्वायर नहीं है, एम तो वही है. ओ, कैसे करना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ तो है हमारा, पीडीएफ में नहीं था वैसे ना सिस्टम. पीडीएफ में एक बार चलाया था तो फिर चला ही जाता था. यू हैव 10 टू पावर माइनस, हाँ, न्यूट्रॉन 27, इलेक्ट्रॉन 31 होता था. अब देखो
18 ये 10⁻⁻40 हो जाएगा, -40 और फिर तुम्हारा सो यू हैव 40 नहीं सॉरी 50। अब 50 में से फिर 27 जाएगा तो 23 हो गया, और 23 में से 19 जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये सब हटाओ, 10⁻⁻4 और ये सब निकाल लो। 6.62 का होल स्क्वायर स्मॉल मिलियन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फिर भी हम आपको वैल्यू पूरा निकाल के बताते हैं। 6.62 गुना 6.62 भागा 2 भागा 1.67 भागा 0.16 भागा 5.12 मिली इलेक्ट्रॉन। स्मॉल एम यू ऑर्डर में है ना, ये भी ऑर्डर में ही था इसलिए ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है, ओके ओके। ये देखिए क्या बोल रहा है, कंसीडर 8 इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन अ 1D बॉक्स ऑफ length d, what is the minimum total energy of the system allowed by Pauli-Skinner principle? इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछता है Pauli-Skinner प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो 1D बॉक्स है तो जितना डायमेंशन का पोटेंशियल होगा उतना ही क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलेगा। तो यहाँ पे एक ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकलेगा जिसका एनर्जी होता है n² h² So n is the quantum number. Spin quantum number does not come from the Schrodinger wave equation. वो spin eigenvalue प्रॉब्लम अलग होता है। तो यहाँ पे जो क्वांटम नंबर होगा वो n और ms होगा। अगर ये 3D बॉक्स होता तो 3 क्वांटम नंबर आपका Schrodinger वेव इक्वेशन निकलता, nx ny nz और ms का वैल्यू ±½ होता है, राइट। सो ईच स्टेट विल बी बाइफरकेटेड इनटू 2 स्टेट। अगर स्पिन नहीं कंसिडर करोगे तो n इज ओनली क्वांटम नंबर, but now this is the quantum number, right? So that means if I talk about E naught, which is h² by 8md², so you have this is second, this is third, this is fourth. This will be 4 times E naught, this is 9 times E naught, this is 16 times E naught. ठीक है, 8 पार्टिकल है। अब 8 पार्टिकल का लीस्ट, 8 पार्टिकल के सिस्टम का लीस्ट एनर्जी कब होगा? जब नीचे से फिल होते हुए आएगा, कोई नीचे वैकेंसी नहीं होना चाहिए। तो एक आपका हो जाएगा 1/2 करके इसमें जाएगा, दूसरा आइगन स्टेट 1 -½ है, इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन +½ स्पिन, एक -½ स्पिन लेते हुए ऐसे चला जाएगा। एक जाएगा 2½ में, एक जाएगा 2 -½ में, एक जाएगा 3½ में, एक 3 -½ में जाएगा, 4½ में जाएगा, 4 -½ में जाएगा। वैकेंसी नहीं होना चाहिए। वैकेंसी होगा तो फिर लिस्ट नहीं होगा। लिस्ट तभी होगा नीचे से फिल होते हुए आ रहा है, नीचे से फिल होते हुए आ रहा है तो वो आपका लिस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? सो यू हैव दिस इज डिनोटिंग वन आइगन स्टेट, दिस इज डिनोटिंग अनदर आइगन स्टेट। 2 आइगन स्टेट के बीच में एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर डिफर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या डिफर कर रहा है? ms डिफर कर रहा है। यहाँ पे n ही बदल गया है लेकिन इन दोनों में ms डिफर कर रहा है। ठीक है, सो Pauli-Skinner प्रिंसिपल सेज कि यू कैन नॉट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम आइगन स्टेट। So they are 2 different eigenstates because they differ in ms, spin quantum number, right? So energy क्या हो जाएगा? Energy will be, this electron has got E naught, this also has got E naught, this has got 4 E naught, this has also got 4 E naught. तो ये आ जाएगा total energy is going to be simply twice of E naught, 4 E naught, 9 E naught and 16 E naught. That means 2 electron has got energy E naught, 2 electron has got energy 4 E naught, 2 electron has got 9 E naught and so on, right? So this will be what? 16 9 25 4 29 1 30, मतलब 60 E naught. That is 60 into h² upon 8md²। 4 दूनी 8, 15 चौके 60, तो 15h² by 2md²। So A is going to be the correct answer. A is going to be the correct answer.
ठीक, क्लियर है? क्वांटम से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, सब पढ़ लो अच्छे से, है ना। कंसिडर 5 identical spin half electron moving in 3-dimensional harmonic oscillator with potential as this. Okay, so degeneracy of the ground state of system. Ground state of system. ग्राउंड स्टेट कब आएगा भाई? देखो इसमें जो एनर्जी आएगा आपका, जो सोडियम इक्वेशन निकल के आता है वो निकल के आएगा nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2, मतलब ऐसे होता है एक्चुअली। ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड सेम है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ना, ओमेगा एक ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये अगर अलग अलग होता है ना, जैसे ओमेगा 1 होता है स्क्वायर, ओमेगा 2 अलग होता है, ओमेगा 3 अलग होता है, तब ये यूज करते हैं। बट ओमेगा यहाँ सेम है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, दे आर ऑल सेम, दे आर इक्वल टू ओमेगा, सो इट इज nx प्लस, अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 पार्टिकल है, स्पिन हाफ पार्टिकल है, इसमें पॉलीस्टरीन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा? एक तो ग्राउंड स्टेट आएगा nx 0 0 0 प्लस, जैसे आपका क्वांटम नंबर ये हो गया ना, द क्वांटम नंबर इज दिस, ये तो 3 सोडियम इक्वेशंस निकल गया, ms हो गया विच कैन हैव 2 वैल्यूज हाफ एंड माइनस हाफ। सो यू हैव वन, अगर जैसे nx ny nz को 0 0 0 ले लें तो एक तो स्टेट आ गया 0 0 0 प्लस हाफ, एक आ गया 0 0 0 माइनस हाफ, ठीक। अच्छा, यहां पे कितना आइगन स्टेट बनेगा? तो हो गया 1 0 0 प्लस हाफ एंड 1 0 0 माइनस हाफ। दूसरा क्या आ जाएगा? 0 1 0 प्लस हाफ, 0 1 0 माइनस हाफ। एक आएगा 0 0 1 प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। और इसका एनर्जी कितना आ गया जी? इसका आ गया 3/2 h क्रॉस ओमेगा। इसका एनर्जी क्या आ गया? 5/2 h क्रॉस ओमेगा। पार्टिकल कितना है तुम्हारा? 5 है। तो ग्राउंड स्टेट में तो 2 जाना ही जाना है, क्योंकि आपको मतलब ग्राउंड स्टेट पूछा है सिस्टम का, तो यहां तो कोई ऑप्शन नहीं है, 2 तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे। बाकी क्या बच गया? 3 बच गए तुम्हारे। अब 3 जो है, 3 के लिए 6 ऑप्शन है। 3 के लिए 6 आइगन स्टेट अवेलेबल है, कहीं भी चले जाएगा सिस्टम का एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, 6 आइगन स्टेट है, मतलब एक तो इसमें फिल हो ही गया। नाउ यू हैव 6 आइगन स्टेट अवेलेबल फॉर 3 पार्टिकल्स। किसी भी 3 में चला जाएगा, एनर्जी इज गोइंग टू बी सेम, बट द आइगन स्टेट ऑफ द होल सिस्टम इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां गया, 1 इलेक्ट्रॉन 0 1 0 प्लस हाफ में गया, तो जो सिस्टम का आइगन, हम पार्टिकल इन आइगन स्टेट की बात नहीं कर रहे, सिस्टम का आइगन स्टेट, और इसमें नहीं गया, यहां 2 गया, यहां 1 गया, तो जो सिस्टम का आइगन स्टेट होगा डिफरेंट होगा। So you have how many possible eigenstate giving you same value of energy? 2 तो यहां चला गया। अब बाकी 3 के लिए 6 अवेलेबल है, 6 प्लेस अवेलेबल है। So these 6 eigenstate of this harmonic oscillator has to be filled with 3 particles. So how many ways of filling this 6 eigenstate with 3 particles? 63. इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें तो एक पार्टिकल डालना ही पड़ेगा if you want ground state of the whole system. But here you have the option of filling this eigenstate by 3 electrons, and you have these many ways of filling this 6 eigenstate with 3 particles, and this comes out to be 6 into 5 into 4. This is 1 into 2 into 3. So 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, बच्चों के 20 ways होंगे, and each way is going to give you an eigenstate of the system. So you have 20 eigenstate having the same value of energy. राइट, ये समझ में आ रहा है?
the eigenstate of these are individual eigenstate of this harmonic oscillator. But if you have a system, the system can be made, system with the same ground state energy can be developed in these 20 ways, and there are nothing but 20 ways of filling this 6 eigenstate with 3 particles. I hope you understand. If you don't understand, put in the comment, I'll explain more. ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मतलब कुछ सॉल्व करने का नीड नहीं है, सभी कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, देख के ही पता चल जाएगा क्या लिखा है. देखो, द पार्टिकल इज, देखो ग्राफ तो इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू कैन मेक द ग्राफ. देखो क्या बोल रहा है, द पार्टिकल इज कन्फाइंड इन ए infinite potential well of the form given below. If the particle has energy E more than V naught, which of the following could be the form of its wave function? देखिए, your Vx is given, that is 4 V naught x 1 minus x. So if you plot the graph of this Vx, what is this? You have the two roots, two zeros, two roots, x पे 1 पे. If I assume V naught to be positive, then in that case, अगर हम मान लो half put करें, so this will be positive. So these 0 and 1 are the root of odd multiplicity. 1 multiplicity 1 है, तो odd multiplicity हो गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, मतलब इस ग्राफ का जो साइन होगा चेंज होगा. But we are interested only in plotting the graph in this range. So इसमें पॉजिटिव है तो ग्राफ कुड बी ऑफ दिस काइंड, ग्राफ कुड बी ऑफ दिस काइंड. पॉजिटिव है, नीचे जाना नहीं है, अब बीच में कहीं जीरो है नहीं, तो राइज करेगा फिर फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे आके जीरो होना है. ठीक है, तो योर आई कैन से द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ दिस काइंड. दिस इज योर Vx from 0 to 1, right? And the energy is what? E. ये वैल्यू कितना बनेगा, ये कहां पे जाके मैक्सिमाइज हो रहा है, देखो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लो, x माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट इज 1 माइनस 2x, सो इट इज मैक्सिमाइज एट हाफ, और हाफ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 1/2, सो ये V नॉट ही रहेगा, राइट. सो E is more than V naught, means E is more than the peak of this potential function. राइट, इज मोर देन द पिक ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन. अब एक चीज समझो, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो इफ आई मूव फ्रॉम हियर, इनिशियली माय काइनेटिक एनर्जी इज दिस, द होल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट्स E माइनस V. सो एज आई गो इन दिस डायरेक्शन, the difference of the two graph is Ke, right? E minus Vx. So our kinetic energy is falling. Our kinetic is falling. And it becomes minimum over here. And thereafter the kinetic energy increases. Why am I interested in kinetic energy? Because kinetic energy gives you the idea of the curvature of the curve. Wave function का curvature के बारे में बताता है. Why? Because kinetic energy is nothing but is h square by 2m d square psi by d x square is k psi. So higher the value of k, higher will be the value of the second derivative of the wave function. Second derivative of the wave function means curvature. Curvature, right? जैसे कोई ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ये 1 है, और एक ग्राफ आपको हमने दिया इस टाइप का, किसका कर्वेचर ज्यादा है, किसका कर्वेचर मतलब अधिक है, मतलब कर्वेचर किसका, जैसे एक सर्किल ऐसे हुआ और एक ऐसे हुआ, किस ग्राफ का कर्वेचर अधिक है, मोर कर्व्ड कौन है, दिस इज मोर कर्व्ड, ये कर्व ज्यादा है, ये कर्व कम है. जैसे एक ऐसे ग्राफ हुआ, एक ऐसे ग्राफ हुआ, एक ऐसे ग्राफ, एक डी डेल्टा फंक्शन टाइप का हो गया. ऐसे 1 2 3 4 5. सो 1 इज लेस कर्व, 2 इज मोर कर्व, 3 इज मोर कर्व, 4 इज मोस्ट कर्व. सो 1 का सेकंड डेरिवेटिव कम होगा, 2 का सेकंड डेरिवेटिव ज्यादा है, बिकॉज इसका देखो, इसका स्लोप धीरे धीरे वेरी कर रहा है.
धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और धीरे धीरे डिक्रीज भी कर रहा है। 2 का स्लोप तेजी से बढ़ रहा है, 3 का और तेजी से बढ़ रहा है। बस समझा? तो द रेट एट विच स्लोप चेंजेस is given by second derivative. The rate at which the slope of the graph changes is given by the second derivative. So if k is high, the second derivative of the wave function is high. तो यहां पे देखो क्या है, इधर तो आपका ke is constant, k is e, right? नहीं सॉरी, तो शुरू में क्या दिया है यार, अच्छा 0 to 1 है, ठीक है। तो शुरू में आपका ke जो है हाई है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो उसी तरह से जो वेव फंक्शन का कर्वेचर होगा वो भी आपका कम होता जाएगा, मतलब फ्लैट टाइप का होगा। शुरू में कर्वेचर हाई रहेगा, देखो ये कर्वेचर हाई है, धीरे धीरे स्पेसिंग कर्व जो है ना, देखो अभी ऐसे हुआ, अभी थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लिया, मतलब उतना ही फैलने में। तो आप देखिए शुरू में कर्वेचर हाई है, क्लोज कर्वेचर हाई मतलब क्लोज। जैसे यहाँ पे देखो कर्वेचर लो है, ये कर्वेचर बीच में बहुत हाई हो गया, फिर कर्वेचर लो हो गया। यहाँ देखो कर्वेचर जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल डाई आउट ही हो गया, ग्राफ डाई आउट तो होगा नहीं, ये तो गलत ही है बिल्कुल, ठीक है। हाँ ये सब गलत है। हाँ देखो ये दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे हाई है शुरू में लो है कर्वेचर, आराम से स्लोप वेरी कर रहा है, यहाँ तेजी से स्लोप वेरी कर रहा है, ठीक है, फिर आराम से स्लोप वेरी कर रहा है। आई कैन से कर्वेचर इज हाई इन द बिगिनिंग, लो इन द मिडल एंड वेरी हाई इन द बिगिनिंग। सॉरी, कर्वेचर इज लो इन द बिगिनिंग, हाई इन द मिडल एंड कर्वेचर बिकम्स लो इन द एट द एंड। बट इट नेवर हैपेंस कि ही आपका घट रहा है शुरू में, फिर बढ़ रहा है। तो जब घट रहा है मतलब कर्वेचर घटेगा और फिर कर्वेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां देखो कर्वेचर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कर्वेचर घट रहा है। और जब मिडिल में आया तो बिल्कुल कर्वेचर शांत हो गया, बिल्कुल कर्वेचर जो है ना बहुत, कर्वेचर बिकम्स वेरी स्मॉल, स्लोप चेंजेस वेरी स्लोली। इनिशियली स्लोप इज चेंजिंग वेरी फास्ट, फिर स्लोप स्लोली चेंज करा, फिर स्लोप फास्ट चेंज करने लगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे स्लोप का जो रेट ऑफ चेंज है फास्ट होता जाएगा। So that is given by ke. Ke is decreasing, means slope is decrease. Slope is decreasing slow. Slope is changing slowly now. So the change of slope is given by the second derivative. The second derivative is falling. Ke is falling, second derivative is falling. Means जो slope का curvature वो घट रहा है, जो सॉरी ग्राफ का curvature घट रहा है, यानी ग्राफ का slope का जो variation है वो slow हो जाएगा। अब फिर जैसे मिड से पास किया, ke start increasing. So the curvature start increasing. So in that case, the rate of increase of the slope, the rate of change in the slope becomes faster as you go ahead from the middle. यहाँ क्या है, स्लो होता गया rate of change of slope, और फिर धीरे धीरे फास्ट होता गया। ये आपका सही ग्राफ है। I don't know how much you understand, ठीक है, पर ये समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। You will be बहुत सारा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारा कैलकुलेशन जो है ना आपको नहीं करना पड़ेगा। So I think that's all, है ना? So we have done everything in this. Okay. So I'll go to I'll do the second part in the next lecture. ठीक है? ये समझ में आ रहा है? Clear है? All right. Any problem you can just ask in the comment. वो पिछला वाला का अभी नहीं आंसर कर देंगे, एक बच्चे का आंसर कर दिए थे, बाकी क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है एक्चुअली। अगर वीडियो रेफर कर दोगे ना तो मेरे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि हम ऑफिस में आएंगे फिर हम देख के बता देंगे आपको। बट क्या है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर देखना, क्वेश्चन पेपर कैरी नहीं करता ना हमेशा, ठीक है। Okay, so I'll see and reply. Thank you very much and have a good day.